हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस की सीरीज में ये आज का टॉपिक वोल्टेज रेगुलेशन एंड जेनर डायोड है। वोल्टेज रेगुलेशन एंड जेनर डायोड की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में बहुत ब्रीफ में हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली हम कई बार देखते हैं कि हमारे पास जो डिवाइसेस हैं उनके आउटपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है। अब ये फ्लक्चुएशन किन कारणों से होता है, इसमें मोर और लेस दो कारण बड़े होते हैं। एक तो जैसे हमारा आउटपुट है, किसी डिवाइस के आउटपुट पे जैसे हम लोड को वेरी करते हैं यानी रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं तो उसके अक्रॉस वोल्टेज में चेंजेस आ जाते हैं। इसके कारण हमारी कई बार डिवाइसेस ऑप्टिमम आउटपुट नहीं दे पाती और समटाइम ऐसा होता है कि जो हमारी इनपुट वोल्टेज है उसमें फ्लक्चुएशन होता है, उसके कारण आउटपुट में फ्लक्चुएशन होता है। आपने देखा होगा हमारे घर में जो एसी सप्लाई आती है उसे नॉर्मली 230 वोल्ट पे बात करते हैं, लेकिन कई बार उसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं और फ्लक्चुएशन होने से हमारी डिवाइस की जो वर्किंग है वो वेरी कर सकती है। आज के समय से पुराने समय पे बात करें तो पहले जितने रेफ्रिजरेटर, टीवी और इवन एसी, अभी भी बहुत जने एसी पे स्टेबलाइजर लगाते हैं। क्या है स्टेबलाइजर? वोल्टेज रेगुलेटर है। उसका बेसिक पर्पस है कि जब हमारी इनपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो, मीन्स 230 वोल्ट से फ्लक्चुएशन होकर 210 ही रह गया या 250 हो गया, तो हमारी डिवाइस की ऑपरेटिंग वोल्टेज में चेंज नहीं आए, यानी वो हमारे वोल्टेज फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। ये डिवाइसेस वोल्टेज रेगुलेशन कहलाती है, वोल्टेज रेगुलेशन डिवाइसेस कहलाती है। नाउडेज ज्यादातर डिवाइस में वोल्टेज रेगुलेटर इनबिल्ट होता है। फ्रिज भी वोल्टेज रेगुलेशन रिक्वायर्ड है, टीवी में भी वोल्टेज रेगुलेशन रिक्वायर्ड है, हमारा पीसी जो वर्क कर रहा है उसमें भी वोल्टेज रेगुलेशन रिक्वायर्ड है, और एसी या और जितने सेंसिटिव डिवाइसेस हैं उन सब के अंदर वोल्टेज अगर एक पर्टिकुलर रेंज तक होगी तो ही वो अपने ऑप्टिमम आउटपुट देगा। अदरवाइज हो सकता है उनका आउटपुट वेरी कर जाए या वो खराब हो जाए। हमारे पास कई जगह ये वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइसेस पूरे फैक्ट्री के बाहर भी लगे हुए मिलेंगे, जहां पे हम मैकेनिकल पार्ट में बात करते हैं। तो हमारा इस टॉपिक का मेन एम है कि इस वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्या है। अब वोल्टेज फ्लक्चुएशन दो तरह के हो गए, एक लोड के कारण जो वेरी कर रहा है और एक जो इनपुट के कारण वेरी कर रहा है। जब लोड के कारण वेरी करता है उसको हमने पहले डिस्कस किया था, वहां वीआर को हमने डिफाइन किया था। आज उसके साथ मैं लाइन की वोल्टेज की बात करूंगा। हम इनको कैसे मेजर करते हैं, तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन को हम परसेंटेज में लेते हैं। लोड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो लोड की वोल्टेज रेगुलेशन डिफाइन की गई है VNL। VNL का मतलब है जब वोल्टेज कोई लोड नहीं है, यानी जो लोड है, जब नो लोड कोई लोड नहीं है उस समय वैल्यू, और फुल लोड का मतलब जब मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, तो अगर दोनों की वोल्टेज एक जैसी हो जाए तो ये हमारी आइडियल डिवाइस है। मीन्स अगर कोई ऐसी डिवाइस है जिसमें नो लोड कंडीशन और फुल लोड कंडीशन में इक्वल वोल्टेज आ रही है तो ये आइडियल डिवाइस है, मीन्स उसका वोल्टेज रेगुलेशन 0 है। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता। अगर हम लोड वेरी करते हैं तो हमारे डिवाइस का वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस होता है, वोल्टेज वेरी करती है, यानी लोड के कारण वोल्टेज रेगुलेशन चेंज होता है। तो उसके वोल्टेज रेगुलेशन को हम मेजर करते हैं VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100%। ये परसेंटेज में मेजर की जाती है। जितना VR कम होगा, मान लीजिए मैंने आपको 4 डिवाइस दी, एक का VR 5% है, एक का 20% है, एक का 40% है, तो इन तीनों डिवाइस में 5% वाली डिवाइस बेटर है क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन कम है। हमारा पर्पस अलग अलग डिवाइसेस, आज घर में हमारे जो नॉर्मल बल्ब है या जो LED लाइट या फैन है, इसमें हम वोल्टेज रेगुलेशन नहीं लेते हैं क्योंकि यह अगर वेरी करता है तो डिवाइस खराब नहीं होगी। लेकिन अगर हम प्रिसाइज डिवाइस की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन से वो खराब हो सकती है, तो रेटिंग के अकॉर्डिंग हम उसको डिजाइन करते हैं। दूसरी हमने डिफाइन किए लाइन नियमन, मीन्स लाइन रेगुलेशन। लाइन रेगुलेशन से मतलब है कि जब हमारा इनपुट वेरी कर रहा है तो उसके कारण आउटपुट कितना वेरी करता है। अगर आउटपुट में वेरिएशन डेल्टा VO है और इनपुट में डेल्टा वेरिएशन डेल्टा VI है
तो इसको हम कहते हैं लाइन रेगुलेशन। थ्योरेटिकल हम ये चाहते हैं कि अगर इनपुट वेरी भी करे तो आउटपुट वेरी नहीं करना चाहिए, यानी आउटपुट वेरिएशन जितना कम होगा वो डिवाइस उतनी बेटर है। और ज्यादातर प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो देखते हैं वो लाइन रेगुलेशन ही है, क्योंकि हमारे लाइन के जो फ्लक्चुएशन आते हैं, कभी वोल्टेज बढ़ गई कभी घट गई, लेकिन हमारी जो डिवाइस है, जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है, वो लाइन रेगुलेशन करता है। हमारे घर में जो रेगुलेटर्स लगे हुए हैं या पुरानी डिवाइसेस में देखे होंगे वो लाइन रेगुलेशन है। और तीसरा आता है लोड नियमन। लोड रेगुलेशन को हम डिफाइन करते हैं VNL माइनस VFL अपॉन डेल्टा IL। ये 3 मैथमेटिकल पैरामीटर है जिसके बेस पे हम डिजाइन करते हैं। हमारा कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, हम उसकी एक रेटिंग डिफाइन करते हैं कि ये इतना वोल्टेज रेगुलेशन बियर कर सकता है, उसी अकॉर्डिंग हम वोल्टेज रेगुलेटर को वहां पे काम में लेते हैं। अब बात आती है कि किसी डिवाइस को वोल्टेज रेगुलेट कैसे करेंगे। तो देखिए, हमारा बेसिक सर्किट डायग्राम ये बना कि हमने AC इनपुट दिया रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर का इनपुट दिया फिल्टर में, और फिल्टर का इनपुट दिया लोड में। सर, ये जो लोड है इस पे यूज कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली हमें यहाँ पर एक एडिशनल डिवाइस काम में लेनी पड़ती है, और वो है रेगुलेटर। और रेगुलेटर का जो आउटपुट है वो लोड में देते हैं, जिससे कि कोई फ्लक्चुएशन यहाँ पर नहीं हो। ये हमारी रेक्टिफायर, देन फिल्टर, फिल्टर से रेगुलेटर, देन हमारा लोड। अब ये जो रेगुलेटिंग डिवाइस है ये कैसी होगी? ये रेगुलेटिंग डिवाइस नंबर ऑफ वे से बनाई जाती है। जो मोस्ट पॉपुलर है उसमें से एक है जेनर डायोड रेगुलेटेड सप्लाई, और दूसरी जो आज की टेक्नोलॉजी में चल रही है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट रेगुलेटेड डिवाइस। आज की क्लास में हम जेनर डायोड क्या है और जेनर रेगुलेशन कैसे होता है इसको डिस्कस करें। जेनर डायोड बेसिकली, जेनर डायोड और एक नॉर्मल पीएन जंक्शन को अगर हम बात करें तो बेसिक एक डिफरेंस है कि एक पीएन जंक्शन के मुकाबले एक जेनर डायोड हाईली डॉप्ड होता है। हाईली डॉप्ड का मतलब यह है कि इसके पी रीजन की भी डॉपिंग हाई होगी और एन रीजन की भी डॉपिंग हाई होगी। जब एक हाईली डॉप्ड पीएन जंक्शन बनाया जाता है तो दैट में बी ए जेनर डायोड। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि जब हम किसकी डॉपिंग ज्यादा करेंगे, तो देखिए नॉर्मल वे में जब जीरो बायस है या फॉरवर्ड बायस है तो इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी एक नॉर्मल पीएन जंक्शन और एक जेनर डायोड की फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा एक नॉर्मल, आप केवल इस पोर्शन को देखें तो जिस तरह से एक नॉर्मल पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती है वैसे ही एक जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उस समय हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए मैं दो आपको पीएन जंक्शन दे दूं, आपसे कहता हूं एक पीएन जंक्शन नॉर्मल है और एक जेनर डायोड है, तो आप कभी भी फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स से इसको वर्कआउट नहीं कर सकते। अगर आपको इनको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप इसे रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। जब आप इसकी रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि जेनर डायोड की रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट सडनली बढ़ने लगता है और वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। लेकिन मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट्स के बाद वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन करंट सडनली बढ़ रहा है। यानी इस डिवाइस के अंदर वोल्टेज कांस्टेंट है। जेनर डायोड जब रिवर्स बायस की इस पर्टिकुलर वैल्यू वो है जहां करंट तो वैल्यू वेरी कर रही है लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट है। ऐसा क्यों हुआ? इस कारण को समझने के लिए हम एक पीएन जंक्शन की वर्किंग को देखें। तो जब एक पीएन जंक्शन के अंदर नॉर्मल बायस है या फॉरवर्ड बायस है तो उसकी वही वर्किंग है जो हम पहले डिस्कस कर चुके। लेकिन जब ये रिवर्स बायस होता है तो आप रिवर्स बायस में देखेंगे कि पी और एन हाईली डॉप्ड होने के कारण ये जो इसकी डिप्लीशन लेयर है, अवक्षय परत है, यहाँ पर इन दोनों साइड के अंदर बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। मींस पी के अंदर फर्मी लेवल और एन के फर्मी लेवल में इतना गैप हो जाता है कि आप फाइंड आउट करेंगे कि पी साइड से एन साइड के अंदर इसमें से एक टनलिंग इफेक्ट होने लगता है। मींस रिवर्स बायस के अंदर जहां पर कैरियर फ्लो ऑलमोस्ट जीरो होने की बात करते हैं, वहां पर पी से एन साइड में या एन से पी साइड में कैरियर टनलिंग कहते हैं, दैट इज नोन एज टनलिंग इफेक्ट। इस टनलिंग इफेक्ट के कारण यहाँ पर कैरियर्स इसको
दूसरे साइड में जाते हैं और सडनली वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। इसको हम कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। मीन्स एवलांच ब्रेकडाउन के कारण या जेनर ब्रेकडाउन के कारण यहाँ सडनली करंट इंक्रीज होता है बट वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। और यही वो कैरेक्टरिस्टिक है जेनर डायोड की जिसको हम यूज करते हैं एज एन वोल्टेज रेगुलेटर। इस पूरे कैरेक्टरिस्टिक में आप देखिए करंट फ्लक्चुएट हो रही है बट वोल्टेज कांस्टेंट है, यानी हम ये कह सकते हैं पावर फ्लक्चुएशन हो रहा है बट वोल्टेज कांस्टेंट है। और हम इसी का यूज हमारी वोल्टेज रेगुलेशन डिवाइसेस में करते हैं। हम जहां पर जेनर डायोड को यूज करना है उसको अपने लोड के पैरेलल में रिवर्स बायस में लगा लेते हैं। तो अगर करंट में वेरिएशन होगा सच दैट कि जेनर करंट मिनिमम से मैक्सिमम रेंज में रहे तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, और जब आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी मींस वोल्टेज रेगुलेटेड है। और यही जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जहां तक बात इसके सिंबल की है तो आप देखिए इस सिंबल के अंदर एक नॉर्मल पीएन जंक्शन में जो सिंबल है उसमें एक ये वेरिएशन किया है। ये जेनर डायोड के रिप्रेजेंटेशन की बात है। इस तरह से ये भी प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जेनर डायोड क्या है? जेनर डायोड इज अ स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन विच इज हाईली डोप्ड। मीन्स नॉर्मल पीएन जंक्शन के मुकाबले केवल ये हाईली डोप्ड है। एक पीएन जंक्शन से इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। रिवर्स बायस के अंदर हम वर्कआउट करते हैं कि फर्मी लेवल्स का गैप इतना ज्यादा है कि पी से और एन से पी रीजन में टनलिंग इफेक्ट, सुरंगन प्रभाव हो जाता है और इस एवलांच ब्रेकडाउन के कारण हमारे कोवेलेंट बॉन्ड टूटने लगते हैं और एक लार्ज करंट वहां जनरेट होता है। अगर लेकिन यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट है तो ये जेनर डायोड को हमने यहाँ डिस्कस किया है। जेनर डायोड द्वारा वोल्ट का नियमन समझने के लिए यहाँ मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया है। इस सर्किट के अंदर ये वो दो टर्मिनल है जहां पर हम इरेगुलेटेड इनपुट देंगे, यानी जहां पर अनियमित सप्लाई जो है, इरेगुलेटेड पावर सप्लाई है, वो हमने यहाँ लगाई है। इसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये हमारा लोड है। लोड के पैरेलल में हमने एक रिवर्स बायस में जेनर डायोड को लगा दिया है। हम लोड पर रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहते हैं। इसके हिसाब से आप साफ देख सकते हैं कि V इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा। हमने इनपुट वोल्टेज VI दी, इसमें से वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R होगा RI, तो VZ हो जाएगा VI माइनस RI। अब यहां से जो धारा जा रही है इसके दो हिस्से हो रहे हैं, एक I और एक IZ। अब इसकी वर्किंग को समझें। देखिए जब भी हमने यहाँ पर रेटिंग के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड कर लिया, हमें कितना वोल्टेज चाहिए, मान लीजिए यहाँ पर हमें 10 वोल्ट चाहिए तो हम जेनर वोल्ट डायोड ऐसा ही लेंगे जिसकी जेनर वोल्टेज 10 है और इस तरह से डिसाइड करेंगे। मैं जस्ट एक फिक्टिशियस पैरामीटर ले रहा हूं कि मान लीजिए मुझे 10 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए, तो मैं एक ऐसा जेनर डायोड काम में लूंगा जिसकी जेनर वोल्टेज 10 वोल्ट है। मीन्स जहां रिवर्स बायस में उसकी जेनर वोल्टेज 10 हो और करंट का वेरिएशन से करंट वेरिएशन 0.1 एम्पियर से मिली एम्पियर से 0.4 मिली एम्पियर तक हो तो ये रेगुलेटेड रहता है। तो हमने एक पर्टिकुलर रेटिंग का यहाँ पर जेनर डायोड लगा दिया। अब क्या होगा, जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे पावर फ्लक्चुएशन होगा या वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण यहाँ करंट में चेंज आएगा। करंट में चेंज आएगा तो करंट में चेंज आने के कारण ऑटोमेटिकली हमारे पास IZ में भी चेंज आएगा, क्योंकि जब I में चेंज आएगा तो हमारे पास कहीं ना कहीं IZ में भी चेंज आएगा। लेकिन जब IZ का चेंजेस I मिनिमम और I मैक्सिमम के बीच का होगा तो वोल्टेज में चेंज नहीं होगा और इसके कारण लोड के अक्रॉस वोल्टेज में भी चेंज नहीं आएगा। मीन्स ये अपने आप सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा। मीन्स मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मान लीजिए मेरा वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ। अब मेरे पास पहले 0.15 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। अब मान लीजिए फ्लक्चुएशन के कारण करंट इंक्रीज हुआ तो हो सकता है 0.2 हो जाए, बट आउटपुट करंट में कोई चेंज नहीं होगा और आउटपुट वोल्टेज भी सेम रहेगी। मीन्स जितनी भी इनपुट के फ्लक्चुएशन है वो फ्लक्चुएशन हम इस जेनर डायोड से एडजस्ट हो जाएंगे और आउटपुट की करंट और मीन्स आउटपुट वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये एक जेनर डायोड की क्वालिटी जिसे हम रिवर्स बायस में एज एन रेगुलेटर काम में लेते हैं। प्रैक्टिकली हमारे करंट कितना होगा, जितना भी हमें लोड में करंट चाहिए
कि लोड का करंट फिक्स हो चुका, आई जेड भी हमें पता है कितना लेना है। अब आई जेड नॉर्मली हम आई मैक्सिमम का 20% लेते हैं, जिससे टेम्परेचर वेरिएशन और कोई बहुत बड़े फ्लक्चुएशन के कारण हमारी डिवाइस खराब नहीं हो। मान लीजिए कोई हमारा जेनर डायोड 0.4 मिली एम्पियर तक वर्क करता है, यानी मैक्सिमम करंट 0.4 मिली एम्पियर है, तो हम उसका 20% से ज्यादा नहीं लेंगे, मीन्स 0.08 से ज्यादा उसमें नहीं लेंगे। मीन्स डिजाइन करते वक्त इस तरह से डिजाइन करेंगे कि हम एक मार्जिन रखेंगे कि अगर किसी कारण से थर्मल रनवे के कारण, सडन ब्रेकअप डाउन के कारण, किसी भी चीज से अगर करंट सडनली चेंज हो तो भी हमारी डिवाइस प्रोटेक्टेड रहे। इसलिए हम यहाँ पर जो भी मैक्सिमम करंट है उसका 0.2% लेते हैं। कि हम हमारे अप्लायंसेस के अकॉर्डिंग, मान लीजिए कोई अप्लायंस 12 वोल्ट पे वर्क कर रहा है, 0.2 एम्पियर चाहिए, तो 0.2 एम्पियर हमें आईएल पता चल गया, वहां जो हम काम में ले रहे हैं उससे आई डिसाइड कर लेंगे और आई से हम आर डिसाइड कर लेंगे। इस तरह से हम एक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं और ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का वर्क करेगा। ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। इसको जरा सा ब्रीफ में समझ लें। हम सबसे पहले अप्लायंस लेते हैं, अप्लायंस कितने वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है और कितना करंट चाहिए, क्योंकि वोल्टेज करंट कांस्टेंट रहना चाहिए, तो वहां से हमने एक तरह से लोड करंट को डिसाइड किया। उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक जेनर डायोड लिया और जेनर डायोड की कैपेसिटी जो भी मैक्सिमम करंट की है उसकी 0.2% मीन्स 20% लेके हम उस सर्किट के करंट को डिसाइड कर लेते हैं। इससे अगर इसमें करंट फ्लो नहीं करे तो इस करंट को वर्कआउट करने के लिए हम यहाँ पर, हमें जेनर की वोल्टेज पता है, इनपुट वोल्टेज पता है, आर को डिजाइन कर लेंगे कि भाई सर्किट में इससे ज्यादा करंट का वेरिएशन नहीं है। जब हमारा करंट फिक्स हो गया, आई जेड फिक्स है, आई फिक्स है, तो सर्किट में आउटपुट हमारा कांस्टेंट है। किसी कारण से अगर इनपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा तो डेफिनेटली आई वेरी करेगा, बट आई का सारा वेरिएशन आई जेड में एडजस्ट हो जाएगा और हमारे लोड के करंट में, लोड की वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह से एक जेनर डायोड हमारे लिए रेगुलेटेड सप्लाई का वर्क करेगा। ये सबसे कॉमनली यूज किया जाता है। आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।